नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली पेनिनसुलर और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अगर भारत को हम सिंपल वे में समझें तो भारत विश्व के वैसे कुछ देशों में आता है जहाँ पे महाद्वीपीय भूपटल की उत्पत्ति काल से लेकर वर्तमान में नवीन चट्टानों तक पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जीवाश्म रहित चट्टानों की प्रधानता है और मेरिन ट्रांसग्रेशन का अभाव इस बात की पुष्टि करता है कि प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग निर्माण काल से आज तक कभी भी जलमग्न नहीं हुआ है। कहने का ये मतलब है कि ओवरऑल अगर हम भारत की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जिससे यह स्पष्ट हो चुका है कि जो साउथ का पार्ट था इंडिया का, यानी कि जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाने जाते हैं, पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है, वो पेंजिया का दक्षिण भाग था, यानी गोंडवाना लैंड का एक विखंडित स्थलखंड है। इन सब चीज़ों के में डिटेल्स में जाने से पहले एक चीज़ हम लोग समझ लें कि अगर जियोलॉजिकली हम पूरे भारत को बांटें तो 3 मेजर रीजन में हम बांट सकते हैं। जैसा कि आपको मैप से भी स्पष्ट है कि पहला जो रीजन है वो जो इस वाले रीजन की बात मैं कह रहा हूँ, जो शेडिंग किया हुआ है, ये पेनिनसुलर इंडिया है या प्रायद्वीपीय पठारी रीजन है या प्रायद्वीपीय भारत का रीजन है। जो ऊपर जो पूरी तरह से वाइट आपको दिख रहा है ये वाला रीजन, और नॉर्थ ईस्ट में ये वाला रीजन, ये जो रीजन है वो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर प्रदेश है या गैर प्रायद्वीपीय भारत आप कह सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में आप देख पा रहे होंगे कि पूरा एमपी झारखंड से लेके नीचे तक का पूरा रीजन कवर हो रहा है। इधर आपका मेघालय का पठार वगैरह सारा कवर हो रहा है। और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में आप देख पा रहे होंगे कि हिमालय की पूरी श्रेणी और पूर्वांचल हिमालय, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम और सिक्किम के कुछ पार्ट्स आते हैं, वो सारे सम्मिलित हो रहे हैं। बीच का जो डॉटेड पार्ट है ये इंडो गैंगेटिक प्लेन का पार्ट आता है। और कई सारे जियोलॉजिस्ट जो है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और आइलैंड को भी इसी के अंदर रहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण काल है वो लगभग एक ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ओवरऑल अगर हम इंडिया को बांटें तो 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 3 पार्ट में बांट सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे 2 पार्टों पे फोकस करना है। पहला पार्ट जो है वो है पेनिनसुलर इंडिया का, दूसरा एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया का, जिसको मैक्रो रीजन में भी हम बांटा जाता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें मैंने पॉइंट्स में स्लाइड में दी हैं, बाकी चीज़ों मैं आपको बोल के स्पष्ट करूँगा, तो स्लाइड्स को ध्यान से सुनें और चीज़ों को समझें। तो मैं ये कह रहा था कि जो बहुत सारे प्रमाण से स्पष्ट हो चुका है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो पेंजिया का दक्षिण भाग है, यानी गोंडवाना लैंड का एक विखंडित स्थलखंड है। अब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, जो कि हम प्रारंभ में भी पढ़ते हैं, पेंजिया का उत्तरी भाग के बीच टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई, जो कि एक ऐतिहासिक भूगर्भिक घटना थी। लाखों साल पहले इसमें निक्षेप का कार्य हुआ। यानी कि निक्षेप का कार्य कैसे हुआ? जो प्रायद्वीपीय भारत और गोंडवाना अंगारा लैंड से जो आने वाली नदियाँ थीं उनके द्वारा निक्षेप का कार्य होता रहा और उन्हीं चट्टानों के वलन से हिमालय जैसे जटिल पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई। अब हिमालय श्रृंखला और दक्षिण पठार के बीच एक संकरी गहरी घाटी, स्वेस ने इसको संकरी गहरी घाटी कहा है, उसका विकास हुआ और पुनः प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय प्रदेश से आने वाली नदियों द्वारा निक्षेप किया जाने लगा, जिससे बीच का जो आप डॉटेड पॉइंट देख रहे हैं मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ। कहने का मतलब है कि ये जो भूगर्भिक जटिलताओं का अध्ययन कई भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा किया गया, इनमें टी.एच. हॉलैंड, कृष्णन, वाडिया का कार्य महत्वपूर्ण है। हॉलैंड ने इंपेरियल गजेटियर ऑफ इंडिया 1949 में भारत की भूगर्भिक संरचना को अलग अलग पार्टों में बांटा है। जो अगला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो टी.एच. हॉलैंड का ही बांटा हुआ स्ट्रक्चर है, जिसको इन्होंने इंपेरिकल गजेटियर ऑफ इंडिया 1941 में भूगर्भिक संरचना का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। इसमें विभिन्न आयु की चट्टानों के नामकरण को लेके इनकी आलोचना भी की गई। अगर नामकरण के विवाद को छोड़ दिया जाए तो एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। हॉलैंड के अनुसार भारत के चट्टानों को हम 4 समूह में बांट सकते हैं। ये पूरे ओवरऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, फिर इसको हम लोग अलग करेंगे कैसे एक्स्ट्रा पेनिनसुलर में क्या इंपॉर्टेंट है और पेनिनसुलर इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो 4 पार्ट बांटा इन्होंने प्रायद्वीपीय भारत और गैर प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में हम समझे तो आर्कियन है। आर्कियन में फिर 2 डिवीज़न हो जाता है, आर्कियन ग्रेनाइट और नीस का और धारवाड़ का। उसके बाद पुराना है, पुराना में 2 डिवीज़न हो जाता है, कडप्पा और विंध्यन का। फिर द्रविडियन पार्ट आ जाता है। फिर आर्यन में 4 डिवीज़न हो जाता है, जिसमें गोंडवाना आता है, दक्कन ट्रैप आता है, टर्सरी और क्वाटरनरी आता है। अगर हम सिंपल वे में समझें, साधारण शब्दों में, तो
जो पहले के पार्ट है, चाहे वो आर्कियन है, पुराना या द्रविड़ियन है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो है मुख्यतः ग्रेनिटिक चट्टान ज़्यादातर आपको मिलेंगे। पुराना समूह की अगर चट्टाने की बात करो, इसमें तो स्पष्ट है कि आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस है, और यहाँ पे धारवाड़ियन है। ये भी जो है एक तरह से आधारभूत चट्टान का कार्य करता है। दूसरी तरफ पुराना में भी जो है कुडप्पा और धारवाड़ कुडप्पा और विंध्यन की अगर हम बात करें तो ये भी जीवाश्म युक्त परतदार चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, जबकि धारवाड़ जो है, धारवाड़ तक जीवाश्म रहित चट्टानें थी। तो ये सारे के सारे प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता हैं, पेनिनसुलर इंडिया की विशेषता है। कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें करीब 1000 से 1500 मिलियन वर्ष पुरानी है, जिससे साबित होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ था। इन चट्टानों में बृहद जीव के अवशेष तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जीवों के अवशेष मिलते हैं। द्रविड़ियन की अगर बात करें तो यह पठारीय प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषता है, जहाँ पे बहुत सारी भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ है, और इस पठार का उत्तरी खिसकाव हुआ है, जो कहीं ना कहीं बाद के काल में हिमालय श्रृंखला के निर्माण का कारण भी बना है। जो अंतिम हॉलैंड का जो वर्गीकरण है वो आपका आर्यन ग्रुप के चट्टानों का वर्गीकरण है। आर्यन ग्रुप जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके उद्गार की संरचना के साथ साथ हिमालय प्रदेश की संरचना को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। मतलब प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी खिसकाव से अंततः कई सारे दरार बने, और उसी दरार में दक्कन का लावा पठार वगैरह बना था। बाद में जो है, बाद के क्रम में हिमालय संरचना का डेवलप हुआ दक्कन ट्रैप के बाद, यानी गोंडवाना लैंड के बाद दक्कन ट्रैप हुआ, जिसको लावा भीतर उद्गार से लावा, क्षारीय लावा का हुआ, जिसमें आपका समझ सकते हैं मालवा का पठार, तेलंगाना का पठार, मैसूर, बेंगलोर, तमिलनाडु, ये सब रीजन को कवर करता है। इसके बाद छोटा नागपुर और मेघालय का पठार में भी यथातथ इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो है, मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं तो आर्कियन, पुराना, द्रविड़ियन और आर्यन में गोंडवाना दक्कन ट्रैप के चट्टानी संरचना को हम रख सकते हैं। टर्सरी जो है वो हिमालय के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि हिमालय की संरचना की चट्टानों का विकास जो है लगभग इसी दौरान शुरू हुआ था, और बाद में जो है महान हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय आदि का, शिवालिक वगैरह का निर्माण हुआ। नवीन जो चट्टानें हैं क्वाटरनरी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इन दोनों संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पे मुख्यतः मैदानी भागों का निर्माण हुआ था, और जो इंडो गंगेटिक प्लेन है उसका बाद में निक्षेप के कारण निर्माण हुआ। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो हॉलैंड का वर्गीकरण है स्ट्रक्चर के संदर्भ में, तो आर्कियन, पुराना, द्रविड़ियन, गोंडवाना एंड दक्कन ट्रैप, ये प्रमुखतः जो है इस क्रम की चट्टानें आपको प्रायद्वीपीय भारत में मिलती हैं, जबकि टर्सरी वाला जो क्रम है ये मुख्यतः आपको एक्स्ट्रा पेनिनसुलर या हिमालय की श्रृंखला में मिलती है। अगर हम गैर प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो उसमें हिमालय को रखेंगे और बाकी प्रायद्वीपीय पठार के रीजन को रखेंगे। तो ये एक वर्गीकरण है जो कि नामकरण को अगर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पे, क्योंकि मैंने प्रारंभ में भी बताया था कि अधिकतर भूगर्भशास्त्री ने हॉलैंड के वर्गीकरण से असहमति व्यक्त की। उनका यह मानना है कि भारत की संरचना का विश्लेषण यूरोपीय मापक को आधार मानते हुए किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें चट्टानों का वर्गीकरण जो है वो बहुत ही विस्तार है, क्योंकि बहुत क्रम की चट्टानें मिलती हैं, और दूसरी बात कि चट्टानों का एक निश्चित आयु पे अगर वर्गीकरण किया जाए तो वो ज़्यादा उचित वर्गीकरण होगा। तो इस आधार पे, मापक के आधार पे भारतीय संरचना को हम लोग डिफरेंट पार्ट में बांटते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जो डिफरेंट एज है उसके हिसाब से अलग अलग पार्ट बांटा गया। जैसे इयॉन सबसे बड़ा होता है, फिर एरा होता है, फिर पीरियड होता है, और फिर एपॉक होता है। तो अगर इयॉन की हम बात करें तो इयॉन में जो है 2 पार्ट हम बांट सकते हैं, प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन। अब हम इंडिया के संदर्भ में आते हैं, तो प्री कैम्ब्रियन काल की अगर हम बात करें तो जो अजैविक कल्प है या अजोइक है, उस क्रम की चट्टानों के अंतर्गत हम आधारभूत चट्टानों को रखते हैं, जिसमें जीवन के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, और वो ग्रेनाइट होता है। माने ये भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये पूरा रीजन, प्री कैम्ब्रियन का रीजन का मैक्सिमम जो अधिकतर भाग जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में देखने को आपको मिलता है।
तो जैसा मैंने बताया कि आधारभूत चट्टान होता है अजैविक काल, और पठारी भारत की मुख्य विशेषता है, जिसको आप पुराना समूह भी कहा जाता है। उसी हिसाब से इसी में एक और पार्ट आता है आर्कियन का, जो धारवाड़ वाला रीजन है, जो कर्नाटक के आसपास का रीजन है, जो जीवाश्म रहित परतदार चट्टानें हैं। ये जो है कई जगह इसका रूपांतरण भी हुआ है। इसी क्रम में आपका कुडप्पा और विंध्यन भी आता है। कुडप्पा क्रम में दो चट्टानें जो है पूर्वी घाट पर्वत में पाई जाती हैं, जबकि विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है वो उत्तरी भाग में, मुख्यतः जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से लेके आप कैमूर के पठार तक का रीजन कह सकते हैं, तो ये सारे रीजन में पाया जाता है, जिसमें चूना पत्थर मिलता है। मूलतः जो है जीवाश्म की उपस्थिति भी मिलती है। चूना पत्थर के कारण रासायनिक प्रक्रिया के लिए भी ये जाना जाता है। अगर कुडप्पा श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे डोलोमाइट, बालू पत्थर की प्रधानता होती है, जबकि विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है बहुमूल्य चट्टान की प्रधानता है, जो कि बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह में आप यूज़ कर पाते हैं। यानी कि पेनिनसुलर इंडिया में ये सारा प्री कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें हैं, जिसको एरा में हम लोग एजोइक, आर्कियन, प्रोटोरोजोइक, यानी कि वो सिंपल वे में कहें कि आधारभूत चट्टानें मिलती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं, कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। जो दूसरा वर्गीकरण है वो कैम्ब्रियन है। कैम्ब्रियन में फिर 3 तरह के एरा आते हैं, जिसमें पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक आता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं तो पैलियोजोइक में फिर 6 टाइप के पार्ट हो जाते हैं, जिसमें कैम्ब्रियन आ जाता है, ऑर्डोविशियन आ जाता है, सिलूरियन आ जाता है, डेवोनियन आ जाता है, कार्बोनिफेरस और पर्मियन आ जाता है। अब ये जो पूरा जीव कल्प है, जिसको पैलियोजोइक कहा जाता है, इसमें 6 कालों में से कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का प्रमाण भारत में लगभग ना के बराबर मिलता है, या नहीं ही है, आप समझ लीजिए। अब बचा और बाकी के क्रम। तो ऑर्डोविशियन की अगर बात करें, ऑर्डोविशियन की चट्टानें और सिलूरियन की चट्टानें, ये जो है मुख्य तौर पे लघु हिमालय की विशेषता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ऑर्डोविशियन और सिलूरियन जो है वो जो हमारा लघु हिमालय है, लेसर हिमालय है, वहाँ की विशेषता है। जबकि डेवोनियन काल जो है, यह जो है महान हिमालय, जास्कर श्रृंखला और काराकोरम श्रृंखला में इसका पाया जाता है। इसी आधार पर यह माना जाता है कि महान हिमालय के पहले लघु हिमालय की उत्पत्ति हो चुकी थी। अब यहाँ भी एक जो है फैक्ट्स है कि ये जो है कैम्ब्रियन, जैसे मैंने बताया कि यहाँ नहीं मिलता है। ऑर्डोविशियन, सिलूरियन और डेवोनियन 3 तरह की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो डेवोनियन काल की चट्टानों को मैंने कहा कि जो जास्कर, काराकोरम ग्रेटर हिमालय में मिलता है, जबकि उसके पहले की चट्टानें हैं ऑर्डोविशियन और सिलूरियन, जिसके प्रमाण मिले हैं लघु हिमालय में, लेसर हिमालय में। तो अगर उस आधार पे देखें तो यह कह सकते हैं कि महान हिमालय के पहले ही लघु हिमालय की उत्पत्ति हो चुकी थी। अब कार्बोनिफेरस काल की चट्टानों की बात करें तो यह जो काल की चट्टानें हैं, ये जो है मुख्यतः हमें जो है वो मिलता है आपको प्रायद्वीपीय भारत में, कार्बोनिफेरस की, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जो कि भ्रंश घाटियों में पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत के। इसी समय चाइना के लिए ग्रेफाइट जैसे चट्टानों का भी विकास होता है। कार्बोनिफेरस काल में ही पठार का उत्तर पूर्वी खिसका हुआ है। जैसा कि शुरू में आपने मैप में देखा होगा कि प्रायद्वीपीय भारत का जो कुछ पार्ट जो है आपको मेघालय के पठार या शिलोंग वाले रीजन में भी आपको देखने को मिलता है। तो इसी दौरान जो है प्रायद्वीपीय पठार का खिसकाव उत्तर पूर्व दिशा में हुआ है और एक तरह से हिमालय के निर्माण का कारण भी बना है। उसी हिसाब से पर्मियन काल की अगर हम बात करें तो पर्मियन काल में मुख्यतः 2 संरचना विकसित हुए। सबसे पहले कोयले का निर्माण जारी रहा, जिससे झारखंड के पलामू, उड़ीसा के तालचेर क्षेत्र में कोयले की उत्पत्ति हुई, और अंत में जो है हिमानी का प्रभाव पड़ा, जो दामोदर घाटी के बोल्डर किले की परतें हैं। तो अगर इसको हम 2 पार्ट में बांट दें, कैम्ब्रियन युग को, कैम्ब्रियन के इयॉन को एरा में अगर हम बांटते हैं और एरा को पीरियड में बांटते हैं, तो इसको अगर हम 2 पार्ट में बांटते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डोविशियन, सिलूरियन और डेवोनियन, ये 3 क्रम की चट्टानें मुख्यतः हिमालय में मिलती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में, जबकि कार्बोनिफेरस और पर्मियन मुख्य तौर पे आपको प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता है। अब आते हैं अगले एरा में, जो कि मेसोजोइक है। मेसोजोइक को फिर हम 3 भूगर्भिक पीरियड में बांटते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्रायसिक काल की चट्टानें मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता है, जिसमें चूना पत्थर और बालू पत्थर आता है। जैसे महादेव पहाड़ी हो गया, पंचेत पहाड़ी हो गया, इसी संरचना से विकसित हुआ है।
उसी हिसाब से अगर हम बात करें जुरैसिक की, इसकी ये भी प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है, जिसमें राजमहल की पहाड़ी झारखंड में, जबलपुर क्रम की चट्टानें एमपी में, पश्चिम राजस्थान की बाड़मेर बीकानेर की संरचना का विकास अगर हम कहें तो, क्योंकि आप देखेंगे तो राजमहल में आपको बेसाल्टिक चट्टानें ज़्यादातर मिलेंगी, जबलपुर में आप देखेंगे तो चूना पत्थर बालू पत्थर मिलता है, जबकि चूना पत्थर बाड़मेर बीकानेर में भी मिलता है। तो ये भी एक तरह से प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता है। क्रिटेशियस संरचना की बात करेंगे तो यह जो है मुख्यतः यह भी प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी क्रिटेशियस काल में। पहली घटना ये हुई थी कि भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ था नर्मदा ताप्ती में, जगह जगह पठारी दरारों का भी विकास हुआ था। और दूसरी घटना हुई थी इसी दौरान जो है लावा के पठार का विदर उद्गार शुरू हुआ था, फिशर इरप्शन शुरू हुआ था, और अन्य लावा पठार भी विकसित हुए थे, जिसको जो बाद में जो है बॉक्साइट के निर्माण का काल भी बना था, आप समझ सकते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मेसोजोइक का जो काल है, जिसमें ट्रैसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस का पार्ट आता है, यह मुख्य तौर पे मध्यजीव कल्प जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता है। अब अगर आते हैं हम टर्सरी के काल में, टर्सरी के पीरियड में, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से फिर एपॉक अलग पार्ट निकल के आता है, और एपॉक में फिर टर्सरी में आपको प्लायोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन आता है। अब यह जो इयोसीन और ओलिगोसीन है यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा टर्सरी काल आपको एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी कि गैर प्रायद्वीपीय भारत, या सिंपल वे में हम इसको हिमालय पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं। अब इयोसीन और ओलिगोसीन का जो काल आता है वो मुख्य तौर पे लघु हिमालय के निर्माण का काल माना जाता है। इयोसीन में रानीकोट क्रम की चट्टानें विकसित हुई थी, गढ़वाल हिमालय विकसित हुआ था। ओलिगोसीन में मूरी क्रम की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, जो लघु हिमालय में हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक पाई जाती है। हालांकि इस क्रम में भी शेल, बालू पत्थर आदि मिलते हैं। मायोसीन की अगर बात करें तो मायोसीन में मुख्य हिमालय का निर्माण हुआ था। इसी काल में माना जाता है कि पूर्वांचल की अधिक पहाड़ियों का निर्माण भी मायोसीन काल में ही हुआ है। और पेट्रोलियम का जो मुख्यतः निक्षेप मिलता है नॉर्थ ईस्ट में, तो वो भी इसी काल में माना जाता है। प्लायोसीन काल की बात करें तो शिवालिक श्रृंखला में प्लायोसीन का निर्माण होता है। जो सबसे लेटेस्ट पार्ट है, जो क्वाटरनरी पार्ट है, क्वाटरनरी की अगर बात करें तो इसमें भी दो तरह का पार्ट आता है, एक प्लिस्टोसीन और एक होलोसीन। प्लिस्टोसीन का निर्माण जो है वो हिमालय के निर्माण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह एक पुराने जलोढ़ की उत्पत्ति का काल माना जाता है, जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम के मैदान में पाए जाते हैं। हिमालय के क्षेत्र में जो तराई हिमालय का रीजन है, जिसको हम कह सकते हैं शिवालिक, तो शिवालिक का निर्माण जो है इसमें मिलता है, बोल्डर क्ले वगैरह का निक्षेप देखने को मिलता है। होलोसीन को है वो सबसे लेटेस्ट है, और यह जो है मुख्य तौर पे इंडो गैंगेटिक प्लेन, यानी कि मध्यवर्ती गंगा मैदान है, तटीय मैदान के खादर निक्षेप से हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि नवीन जलोढ़ का निर्माण हुआ है। अब इस पूरे क्रम को अगर हम समझें जियोलॉजिकल टाइम स्केल के संदर्भ में, तो हम कह सकते हैं कि प्री कैम्ब्रियन का पूरा रीजन का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता है। कैम्ब्रियन की अगर हम बात करें तो ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, ये भी जो है कहीं ना कहीं हिमालय की विशेषता है। कार्बोनिफेरस, पर्मियन के क्रम की चट्टानें आपको प्रायद्वीपीय भारत में मिलती है। उसी हिसाब से मेसोजोइक की अगर बात करें तो मेसोजोइक में भी तीनों पार्ट, ट्रैसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस का पार्ट जो है आपको मुख्य तौर पे प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता है। टर्सरी का पूरा काल जो है वो हिमालय से जुड़ा हुआ है, तो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर का पार्ट आ जाता है। फिर क्वाटरनरी में प्लिस्टोसीन का काल, जो कि लेटेस्ट शिवालिक से जुड़ा हुआ है, जो कि तराई रीजन में मिलता है, वो हिमालय श्रृंखला से संबंधित हो जाता है। यानी हिमालय श्रृंखला को हम बात करें तो ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, और टर्सरी में प्लायोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन और प्लिस्टोसीन के काल गैर प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता हो जाते हैं। तो इस आधार पर आप देख पा रहे होंगे कि हॉलैंड ने जो वर्गीकरण किया उसमें आर्कियन हुआ, पुराना हुआ, डेवोनियन, द्रविडियन हुआ और आर्यन हुआ। तो ये जो चार वर्गीकरण है, जो हॉलैंड का वर्गीकरण है, उसी के आधार पे इन्होंने वर्गीकरण किया। दूसरा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके आधार पे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट वर्गीकरण कैसे किए गए। ये जो मैप है एक सिंपल मैप है जो आपको पूरे भारत के संरचना को बताता है। इसमें आपको अगर एक्स्ट्रा पेनिनसुलर और पेनिनसुलर इंडिया को छांटना होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि जो डॉटेड पार्ट है वो मुख्य तौर पर नवीन चट्टानें हैं, तो उसको अगर आप छांट देते हैं तो बाकी जो
डैश डैश का पार्ट है, यानी नॉर्थ में ये वाला और ये वाला पार्ट, ये आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा रीजन ये एक पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट हो जाता है, और ये पूरा का सॉरी एक्स्ट्रा पेनिनसुलर का, और ये पूरा का पूरा पार्ट पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट हो जाता है। तो ओवरऑल यह जो दो वर्गीकरण है चट्टानों की संरचना का, वो वर्गीकरण प्रायद्वीपीय और गैर प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो डिफरेंट कल्प में बांटे गए हैं, चाहे वो प्री कैम्ब्रियन हो, पूरा जीव हो, मध्य जीव हो, नव जीव हो या वर्तमान जीव हो, उसमें थोड़ा सा अच्छे से इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पेनिनसुलर और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया के संदर्भ में ही रिलीफ फीचर को देखेंगे, जिसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे जो है स्ट्रक्चर का प्रभाव रिलीफ पे पड़ता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।